हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स और लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे सिर्फ वो पढ़ेंगे आज हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो फोर्स हम किसे कहते हैं? इट इज़ अ फोर्स डेट एनेबल अस टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने में जो हमारा फोर्स लगता है। टू डू एनी थिंग, कुछ भी करने में। ईदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी चीज़ को पुल करते हैं और पुश करते हैं, यानी कि खींचना और धकेलने का काम करते हैं। देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, और वही पुल और पुश क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। यानी कि अगर मैं ये सामान को अपनी तरफ खींच रही हूँ तो जो मैं ज़ोर लगा रही हूँ, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, वो उस फोर्स की बात की जा रही है। या फिर ये चीज़ यहाँ पर है और इसको मैं धकेल रही हूँ इधर की साइड। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है उस फोर्स की बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फोर्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फोर्सेस जो है वो दो टाइप्स के होती हैं। तो जो दो मेनली जो टाइप्स हैं फोर्स के, वो कौन से होते हैं? एक होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि किसी चीज़ पे अगर फोर्स लग रहा है तो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है, इधर से बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और इधर से बहुत कम लग रहा है, तो ये चीज़ कहाँ चली जाएगी? इधर ही चली जाएगी, तो अनबैलेंस हो जाएगी। और ये एकदम मिड में, बीच में, तो ये बैलेंस्ड हुई हुई है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब पढ़ते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। क्या होता है बैलेंस फोर्स? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि ज़ीरो के बराबर हो, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी कि जो बैलेंस फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इधर से मैं कुछ बैलेंस फोर्स कर रही हूँ और इधर से भी दो, यानी कि मतलब दो हाथ लग रहे हैं, मान लो इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, और जो समान है वो बीच में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी बराबर है, और बराबर है तो यहाँ पे फोर्स जो बैलेंस खींचने में पुल और पुश हो रहा है वो ज़ीरो है। तो इसके बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि इन द टग ऑफ वॉर, इफ द बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, रोप डज नॉट मूव इन नीदर साइड। हम जो भी रोप है, जो भी रस्सी है, उसे खींच रहे हैं, दिस हैपन बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स, जो कि बैलेंस फोर्स की वजह से है। विच रिजल्टेंट अप्लाइड फॉर फोर्सेस बिकम ज़ीरो, जिसका जो फोर्स है वो कैसा है? बिकम ज़ीरो है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। आप अपने पास से और भी एग्जाम्पल अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज की, साइंस की ही होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो अब हम पढ़ते हैं अपना अनबैलेंस फोर्स के बारे में। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, आर ग्रेटर देन ज़ीरो, जो कि अगर ज़ीरो से ज़्यादा है, द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, उसे हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स जो हमारा लग रहा है उसकी वजह से अनबैलेंस होगा। जैसे यहाँ तो हम दो हाथ लगा रहे हैं, ये समान है हमारा, और यहाँ पर हम कितने? एक हाथ लगा रहे हैं, तो जो बैलेंस है वो कैसा हो रहा है? अनबैलेंस्ड हो रहा है। तो फिर इस फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस। कैसे? कि इधर से तो ज़्यादा फोर्स है और इधर से कम फोर्स लग रहा है, तो इधर से ज़्यादा लग रहा है, तो जो हमारा सामान है वो किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा, तो जो सामान है वो, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ तो हमें बता रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग, इन सब चीज़ों से बैलेंस जो अनबैलेंस्ड होता है। मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो किस स्पीड से मूव करे। डिक्रीज
किसी स्पीड से उसकी जो मूविंग है ऑब्जेक्ट की वो कम हो रही है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रुकना। चेंज द शेप, साइज और शेप जो है चेंज होना ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जिससे बैलेंस अनबैलेंस होता है, तो ये पूछ भी सकते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन स्टडीड द आइडियाज़ ऑफ गैलीलियो एंड गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन। उसे एक आइडिया मिला किससे? गैलीलियो से, और उसके बाद उसने 3 लॉ ऑफ मोशन बताए। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और अब हम इन्हें कैसे जानते हैं? न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो जो ज़्यादातर पेपरों में हमसे फर्स्ट और थर्ड लॉज ऑफ मोशन ही पूछा जाता है, तो हम फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं पहले। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट पर है इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल द कंप्लीट टू चेंज अ स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो वो वहीं रुकी रहना चाहती है, यानी कि ये सामान यहाँ है तो ये यहीं रुका रहना चाहता, लेकिन अगर हम उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो जो चेंज हो जाएगी, उसकी क्या पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट के स्टेट में है, देन इट विल बी रिमेन इन रेस्ट टाइम। तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इज स्टेट, और सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स ही है जो उसको चेंज कर सकता है, उसकी स्टेट चेंज कर सकता है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन, तो जो एक ऑब्जेक्ट है वो रिमेन करेगा मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जो कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा टू चेंज इट स्टेट, अपना स्टेट चेंज करने के लिए। दिस ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट टू इन चेंज द स्टेट, और ऐसे हमारी जो चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज होता है। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ओनली। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही है जिससे हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रखी है तो वो रखी ही रहना चाहती है, वो खड़ी है तो खड़ी ही रहना चाहती है। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही है जो उससे हम उसको हिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम पढ़ने वाले हैं मास एंड इनर्शिया के बारे में। तो मास और इनर्शिया क्या होता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं मास और इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ विच इज़ रेसिस्ट टू बी गेट डिस्टर्ब इट स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। जो कि उसके स्टेट को डिस्टर्ब करे, हिला दे या फिर जो भी उसको हटा दे उसकी जगह से, वो इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट मास, और जो इनर्शिया है वो किससे मापा जाता है? मास से। ठीक है, कि ये इनर्शिया जो है मास से मापा जाता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और वो उससे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर हमने इनर्शिया हमारा 5 है और मास हमारा 3 है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमने इनर्शिया कम कर दिया तो मास भी कम हो जाएगा, इनर्शिया बढ़ाया तो मास भी बढ़ जाएगा। अगर इनर्शिया 5 है तो मास भी फिर 5 होगा। ठीक है, दिस मीन्स इनर्शिया इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास, यानी कि इंक्रीज होगा मास के साथ और डिक्रीज होगा तो भी मास के साथ। अ हैवी ऑब्जेक्ट, जो भी भारी ऑब्जेक्ट होगी, विल हैव मोर इनर्शिया, उसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा देन द लाइटर वन, तो एक हल्का होगा। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेसिस्ट द चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, जो उसका स्टेट चेंज कर दे, मोशन में ला दे या रेस्ट में, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि सिर्फ उसका
जो स्टेट है वो चेंज होना चाहिए, तो वो हमारा इनर्शिया कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी मोशन की पावर, किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर होना। ठीक है, तो m जो है वो बराबर होता है p के, यानी कि मोमेंटम का मतलब होता है पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज़ डिनोटेड बाय p। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोमेंटम जो है वो p से डिनोट होता है। मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम उसे मोमेंटम यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की पावर देखना चाहते हैं तो मास जो होगा उससे हमें वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना होगा। जब हमारा क्या होगा, जो पावर है वो हमें पता चल जाएगी। मान लीजिए मास हमारा 5 है और हमारी वेलोसिटी भी 5 है और पावर हमें निकालनी है, तो m इंटू वी। ठीक है, तो 5 इंटू 5 यानी कि 5 5 ज़ा 25, तो हमारी पावर कितनी है? हमारी पावर है 25। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मोमेंटम। आगे देखिए, वेयर p तो हमारा मोमेंटम हो गया, m मास हो गया ऑब्जेक्ट का, और v हमारी वेलोसिटी हो गई एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब आगे हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट और थर्ड ही ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है, तो फर्स्ट और थर्ड में से थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन होगा तो उससे बराबर या उसका उल्टा रिएक्शन होगा। यानी कि आप कुछ एक्शन कर रहे हो और सामने वाला कुछ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन, वॉकिंग इज अनेबल बाय थर्ड लॉ। वॉकिंग जो है वो क्या है? अनेबल है थर्ड लॉ के। अ बोट मूव्स बैक, एक बोट वापस जा रही है, व्हेन वी डीबोर्ड इट, हम उसे वापस ला रहे हैं। ठीक है, अ गन रिकॉइल, एक गन, रोइंग ऑफ अ बोट, और बोट का रोइंग होना, ये सब क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन क्या कहता है कि अगर आप कुछ भी एक्शन करते हो तो सामने वाला रिएक्शन करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक इंसान के थप्पड़ मारा, तो सामने वाला क्या करेगा? बदले में वो उसको मारेगा, यानी कि हमने तो एक्शन करा, सामने वाले ने रिएक्शन करा, उसने भी पलट के मारा। अब भाई आपने उसके एक थप्पड़ मारा, वो आपको 2 तो मारेगा ही, तो उसका रिएक्शन होगा। और ऐसे ही बाकी चीज़ों में भी होता है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ें तो, व्हेन 2 और मोर बॉडीज़, 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ एक्ट अपॉन वन अनदर, एक या किसी और पर एक्ट करें, देयर टोटल मोमेंटम, तो जो उनका टोटल मोमेंटम होगा रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा। और कंजर्व, प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, और जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो एक्ट नहीं करेगा। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है? तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमेशा बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। सपोज सोचो 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ए और बी, ईच हैव मास 1 एंड मास 2, ये मास 1 है और ये मास 2 है, आर मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज़, ये मूव कर रही हैं u1 एंड u2, वेलोसिटी को u से दर्शाते हैं ना, इनिशियल को u से दर्शाते हैं ना, तो ये u1 और u2 स्ट्राइक ईच अदर आफ्टर टाइम 1 एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये क्या होगा? इनका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यानी कि ए ने स्टार्ट किया इनिशियल और फाइनल, तो आप समझते ही होंगे, यानी कि इनकी इनिशियल